ओके, सो आई थिंक राइट नाउ वी आर लाइव। वेट करते हैं क्योंकि जुड़ने का टाइम मैंने जो है 9:45 दिया हुआ है। सो 1 मिनट पहले ही जुड़ गए हम लोग, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। यस, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए विद योर ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। आज की क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो काफी अच्छी लगेगी आपको क्लास, क्योंकि काफी चीजें आपको जानने को मिलेगी आज। ओके, नमस्कार, ठीक है। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स वेदर ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ सही है? चलिए, तो काफी चीजें इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी मोर देन ऑफ 1 आवर। आई थिंक 1 घंटे ज्यादा समय लगने वाला है। ये सेशन छोटा मोटा नहीं, बड़ा सेशन होने वाला है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। यस, चलिए। नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन। ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर की, चाहे आप जीपैड की दे दीजिए, कहीं भी एवरीवेयर इट्स अ कॉमन सिलेबस। तो मैंने अभी जो बैच किया है, 2-3 बैच को मर्ज कर दिया हुआ आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। हर बैच में अलग अलग पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं ये कॉमन टॉपिक है, इसलिए इसमें फार्मासिस्ट के भी बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ डीआई के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और कुछ जो है जीपैड के भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपको बता दूं। सो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस, 3 चीजें। एक मेंटर का क्या रोल है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सो स्टडी ऑफ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन, ये बहुत जानना जरूरी है समझ के लिए। कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक हमें पढ़ना ही होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन एडिटिव्स। क्या क्या फॉर्मुलेशन एडिटिव्स डलते हैं। जैसे हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं, डोसेज फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा एक और कंपोनेंट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिनको हम एक्सिपिएंट जनरेटिव बोलते हैं। तो कौन कौन से एडिटिव्स हम यूज करने वाले हैं, चलिए वो सब भी। फिर उसके बाद कौन कौन से स्पेशल प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए इनके हैंडलिंग और स्टोरेज में, प्रिपरेशन में। तो ये तो हमारा मेन रिलेटेड है। प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए जो भी इशू है। अनुभव जी बता दीजिए जो भी है इशू, आप बता दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, सब कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, ठीक है। अभी मुझे फुली फोकस होकर पढ़ाने दीजिए। हो सकता कोई पॉइंट मिस हो जाए, हो सकता है मैं जो कहने आया हूं ना कह पाऊं आपसे, तो अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, पढ़ाने पे फोकस रखने दीजिए। जब भी आप ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, ये 3 बातें आप पढ़ेंगे, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा आप ध्यान दीजिए, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है आप देखिए, क्योंकि ये ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन कौन सी है, ऐसी फॉर्मुलेशन जो आंख में डल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे आई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, एनाटॉमी वगैरह में आई के बारे में, आई के डिसऑर्डर्स आपसे पूछ लिए जाए, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा आई के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये जो सेशन है आपके कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग ऐसे स्पेक्स लगाते होंगे, उनके लिए भी कुछ मेरा सजेशन है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके ड्रीम जो है वो छिन गए हैं इस स्पेक्स की वजह से। तो उस मुद्दे पर भी बात करूंगा, बिकॉज आई हैव सफर्ड फ्रॉम द सेम स्टेज। आज आप जो मेरी शक्ल देख रहे हो इस तरीके से, बहुत पहले मैं 8.5 का, -8.5 पावर का स्पेक्ट लग रहा था, लेसिक करा के बड़ी मुश्किल से चश्मा उतरा है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस सेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। चलिए, तो आंख के बारे में सारी बातें जो आंख के बारे में हो रही हैं तो आंख के बारे में समझ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वैसे मेरा डायग्राम बड़ा गंदा से बनता है, लेकिन सही बन गया ये डायग्राम। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा सॉकेट है यहाँ पर, ये सारी चीजें जिसमें आई फिट हो रही है। आई बॉल आप देख रहे होगे, सबसे बाहर की तरफ क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया एवास्कुलर नेचर, ट्रांसप्लांटेबल पार्ट ऑफ आई। कॉमन सेंस कहता है कि कॉर्निया को हम इजिली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि एवास्कुलर इन नेचर होती है। चलो, एक फैक्ट ये पता लगा सर कि आंख में क्या पूरी आंख ट्रांसफर के साथ साथ क्या हम कॉर्नियर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद देखिए, यहां पर क्या है, ये काला वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं पुतली, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल ही डायलेट हो जाता है, मिड्रियासिस और इस तरीके का आपने फिनोमिना नाम सुनी होगी कि डायलेट हो जाएगा, फिर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जब प्यूपिल में कोई प्रभाव, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको चेक करने के लिए हम लोग डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल डायलेशन कर देते हैं, मिड्रियासिस। फिर यहां पर आप देख रहे होगे सिलियरी मसल्स, ये कुछ मसल्स टाइप की हैं, सिलियरी बॉडी, इसी से लगा हुआ आपको लेंस दिखाई दे रहा है सारा,
ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पीछे के हिस्से की तरफ आएंगे तो रेटिना, जिसको कहते हैं आंख का पर्दा, रेटिना, बिल्कुल देसी भाषा में एकदम। फिर एक फ्लूइड होता है यहां पर विट्रस ह्यूमर, जो इस आईबॉल के चारों तरफ पूरी तरफ से यहां पर काबिज है। ये एक्वस ह्यूमर जो साइड की तरफ आपको दिखेगी, जब आप आंख देखोगे ना यहां से, तो यहां पर हल्का सा छेद सा दिखेगा जब रोते हो, एक्वस ह्यूमर, ताकि वेट रहे आई, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने सीख ली। अब जरा सीखते हैं इसके बारे में कि हमारी फॉर्मुलेशन कहां कहां जाती है, कहां कहां दिक्कतें होती हैं। देखिए प्रॉब्लम कहां कहां आ सकती है आपके, एक तो कंजक्टिवा, यहां पर कंजक्टिवा भी रहती है, तो कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। आइटिस जहां पे लग जाए इसका मतलब कि इन्फ्लामेशन हो गया है। तो जब कंजक्टिवा में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। चलो एक बात ये समझ में आ गई। फिर दूसरा क्या आता है कि सर ये जो लेंस है, लेंस पे कभी कभी क्या होता है कि सफेद सी माड़ी टाइप की पड़ जाती है, एक लेयर हो जाती है, जम जाता है, डिपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, कैट्रैक्ट, मोतियाबिंद। तो जो लोगों को धीरे धीरे क्या दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक सफेदी सी लेयर से जम रही है, डिपोजिशन हो रहा है लेंस पे, लेंस पे डिपोजिशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रोशनी अचानक नहीं जाती है, धीरे 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 डिपोजिशन हो रहा है, धीरे धीरे होते होते वो रोशनी आपकी धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाएगी। तो कहते हैं कि उस पर पर्दी पड़ गई है आपके आंख पे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। चलिए जब प्रॉब्लम पता है कि लेंस के ऊपर आ रही है, तो सॉल्यूशन क्या है, लेंस चेंज करो आप। तो नेचुरल लेंस निकाल के आपका आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, उसमें जितने अच्छे क्वालिटी का आप लेंस डलवाओगे उतनी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। सिंपल ट्रीटमेंट है कैटरैक्ट का। फिर एक और प्रॉब्लम दिखती है सर, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट में दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट की चीजें नहीं दिख रहे, यही तो होता है। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल, बेसिक सा सवाल पूछ लिया जाता है कि मायोपिया नियर साइटेडनेस है कि फार साइटेडनेस है, इस पे पूछ लिया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, ये सब हालांकि 12th की चीजें हैं, बट एनी टाइम दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि हम लोग ऑप्थेल्मिक, तो हम लोग जब ऑप्थेल्मिक पे बात कर रहे हैं तो सब कुछ ए टू जेड सब कुछ आज बात करने वाले हैं। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट फॉर्मुलेशन पे होगा, बट एज ए बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, तो ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर है, ये क्या कर रहे हैं, देखो ये बॉल के मूवमेंट को थोड़ा सा सही स्टेबल करने की पोजीशन दे रहे हैं, ड्राइनेस ना हो आंख में, मूवमेंट सही रहे, कोई इन्फेक्शन ना हो, ये सारी चीजें, शॉक से प्रॉब्लम को जो है वो कर रहे हैं, रेडनेस ना हो, प्रॉपर मूवमेंट हाई बॉल का, ये सब दे रहा है। लेकिन अगर ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये जो विट्रस ह्यूमर है, इनका लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेंगे, आई बॉल, एक तो देखो आई बॉल के अंदर है, वो क्या करेगा, उसको प्रेशर क्रिएट करेगा अंदर से बाहर की तरफ, एक्वस ह्यूमर बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ रही है। तो इसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। लिख देता हूं, थोड़ा सा समझिए धीरे धीरे, अभी बहुत बेसिक समझिए, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इंटर ऑक्यूलर नहीं है, इंट्रा, जब कहीं पर इंट्रा वर्ड यूज किया जाता है तो विद इन द थिंग्स की बात होती है, इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब दो चीजों के बीच, जैसे ये दो चीज है, इसके बीच कोई चीज है, उस वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा इंटर, जैसे इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन। बट यहां क्या लिखा हो, इंट्राऑक्यूलर। एक तो विट्रस ह्यूमर की वजह से प्रेशर यहां आई बॉल में क्रिएट हो रहा है, तो जब आई बॉल में क्रिएट होगा प्रेशर, एक्वस ह्यूमर प्रेशर क्रिएट कर रहा है इधर की तरफ, तो आई बॉल का शेप चेंज हो रहा है, तो जो चीज यहां लाइट पड़ेगी तो रेटिना पे जो फोकस है वो भी चेंज होगा। भाई जब आपका बॉल का साइज चेंज होगा तो फोकस भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा, तो फोकस एरर आने लगेगा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, बहुत तनाव रहेगा आंखों में, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से संबंधित जो बीमारी है उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, और हिंदी में जहां तक मुझे जानकारी है उसको बोलते हैं काला मोतिया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा करेक्ट। ठीक है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा बीमारी, तो एक ग्लूकोमा बीमारी दिख रही है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से रिलेटेड दिख रही है। अब ये प्रेशर किस वजह से क्रिएट हो रहा है, या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए इन सब चीजों का, कहते हैं ना अति का चीजों का ठीक नहीं होना है, या फिर यहां जो आंख में सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ा जाए, जहां फ्लूइड बन रहा है ये प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पा रहा है, या तो ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है,
तो यहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है? तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो सिंपल सोल्यूशन एज सिंपल। देखिए मैं बार बार आपको समझाता हूं कि किसी भी समस्या का बेस्ट समाधान तभी आप निकाल सकते हैं जब तक कि आपको वास्तविक में प्रॉब्लम पता हो। तो प्रॉब्लम पता है फ्लूइड की वजह से, डिपोजिशन फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो रहा है, नॉट डिपोजिशन, एक्युमुलेट हो रहा है। या तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फिर फ्लूइड ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एकदम से बंद कर देंगे तो सूखी सूखी आंख हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ड्राई आईनेस, आई या जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। समझ में आई बात? ये सब समस्याएं। तो एक नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, सेम उसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट। तो ये 4 बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित हैं, आपसे पूछा जा सकता है। बीमारियों को बारे में पूछा जा सकता है, उनमें कौन सा लेंस और उनका निदान क्या है वो सब पूछा जा सकता है। चलिए, तो बहुत कॉमन सेंस की बात हमने कर ली सर। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। या फिर कहते हैं कभी कभी पर्दा डैमेज हो गया है, रेटिना यहां पर अगर होल हो गया, प्रॉब्लम कुछ हो गया, डैमेज हो गया, रेटिनल डैमेज की वजह से भी होता है कभी कभी, तो यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो भी चीज दिखाई देता है उसको सिग्नल के तौर पर आपको भेज रही है। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो सिग्नल जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो जो चीज आपकी आंख रिसीव करेगी वो चीज नहीं प्रॉपरली सिग्नल होगा, तो यहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं कि आंख की नस दब गई है तो इस वजह से ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल रीजन, बट ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखिए, अब अपने काम की बात करते हैं। अभी तक भी काम की बात कर रहे थे बट थोड़ा सा और डीप करते हैं। अब ये बताइए, आंख के या तो समस्या जो हो रही है वो आंख के अगले हिस्से में हो रही है, इस वाले हिस्से में, या फिर आंख के पिछले हिस्से में? तो अगले हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर हिस्सा, पिछले हिस्से का मतलब पोस्टीरियर हिस्सा। अब आंख के आगे का हिस्सा है भाई, वहां इंजेक्शन लगाना, वहां ऑइंटमेंट, जेल, सोल्यूशन, सस्पेंशन जो भी यूज करना बड़ा आसान है, लेकिन भाई साहब पिछले हिस्से में कैसे क्या करोगे? सो पिछले हिस्से में जो बीमारी हो रही है उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। अगर यहां इन्फेक्शन हो गया पीछे की तरह तब क्या करोगे? ठीक है, तो ये जो हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट या ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं वो क्या है? दैट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्रॉब्लम आपके आंख के अगले हिस्से में हो सकती है, प्रॉब्लम आपके आंख के पिछले हिस्से में हो सकती है। उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के तौर पर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमने अच्छे से समझ ली, अब हम समझते हैं जरा सोल्यूशन की बात करते हैं। चलो सर, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ते हैं। तो आंख के 2 हिस्से हैं, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब पीछे का हिस्सा। तो आगे हिस्से में हमें दिखाई देती कंजक्टिवाइटिस, केरेटाइटिस, ड्राई, जिसको जीरा थैलीमा बोलते हैं, ग्लूकोमा, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा और देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां, यहां से एक सवाल पूछा जा जाएगा। हालांकि ये डायरेक्टली ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना दैट इज वेरी हाई। कुछ लोग मैदान छोड़ के जाते हुए उन्हें लग रहा है कि क्या बच्चों जैसी चीज पढ़ाई जा रही है। भाई साहब, बहुत लोगों को यही नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूं, इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जिस लेवल पे आप समझाएंगे, ये नहीं कि बहुत हाई फाई है, उसके हिसाब से बहुत बेसिक से चीजें समझाई जाए तभी। मायोपिया, अब जरा देखते हैं। मायोपिया का मतलब बोलते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब कि दूर की चीज यहां पर ढंग से नहीं दिखाई दे रही, ब्लर दिखाई दे रही है। होता क्यों है? देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये लेंस है आपका, ये रेटिना है। तो लाइट तो यहां से जा रही है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना से बहुत पहले बन जा रही है, और दिखाई देने के लिए रेटिना भी इमेज बननी चाहिए, यहां पे फोकस पॉइंट यहां होना चाहिए। तो ये किससे संबंधित बीमारी है? फोकस। आपका जो फोकस है ऑब्जेक्ट का वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? रेटिना पे ले आना पड़ेगा फोकस को। उसके लिए हम क्या करते हैं? कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से, एक मिनट रुकिए। कन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है, जो किनारे से पतले और ब्रॉड में चौड़े होते हैं। तो जितने लोगों के चश्मे में आप देखो किनारे पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो कनकेव लेंस है। और जितने लोगों का चश्मा किनारे किनारे से मोटा होता है, ऐसे लाइन 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 दिखता है ढेर सारा, आप समझ जाओ वो कौन सा चश्मा है, कनकेव लेंस है, उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है। तो जो -8, -10, ये सब मायोपिक वाले पेशेंट है, मायोपिक पेशेंट, मायोपिया। ठीक है,
चलिए, तो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका, कनकेव लेंस हमने यूज किया, और ये जो इमेज पहले बढ़ रही थी अब वो इमेज एक्सटेंड होकर आपके रेटिना पे पड़ने लगेगी, तो इसलिए फौरी तौर पर राहत के लिए हम लोग कनकेव लेंस वाला चश्मा पहन लेते हैं, तो सोल्यूशन हमको हो जाता है। लेकिन अब ये जो रेटिना देख रहे हो ना, ये जितना ये इस पे ना जितना फोकस पड़ेगा, ये तो आपका चश्मा, जैसे आपने ग्लास देखा होगा तो चश्मे में इस तरीके का सिलेंड्रिकल आपको दिखता होगा, ये जितने लाइनिंग दिख रही समझ लो उतना पावर आपका बढ़ता हुआ जा रहा है ये, ठीक है। तो ट्रीटमेंट अभी आपको देखो मैंने थोड़ा सा बताया। चलो, हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं, लेकिन निकट की चीजें, पास की चीजें नहीं ढंग से दिख रही है। ग्लूकोमा ऐसी बीमारी जो आंख में इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से हो रही है या प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, फ्लक्चुएशन। कैटरेक्ट किस की वजह से हो रहा है, आपके लेंस पर डिपोजिशन हो जा रहा है। तो कैटरेक्ट का समाधान क्या है कि नेचुरल लेंस को या तो साफ कर दिया जाए हल्का हल्का, लेकिन वो बाद में फिर आ जाता है, तो नेचुरल लेंस को हटा के आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, तो समस्या का समाधान होता है। तो कहते हैं कि हाँ, दादी गई थी, अम्मा गई थी, चाची गई थी, लेंस पड़ा है उनकी आंख में, दैट इज कैटरेक्ट, ठीक है। चलिए, आजकल एक और ट्रेंड में चल रहा है लेसिक सर्जरी, जो कि मैंने कराया हुआ था। लेसिक आजकल 25-30 हजार से लेकर लाख 2 लाख तक हो रहा है, ठीक है। और आजकल एक और डल रहा है IOL, अब आपके काम की बात बता देता हूं, ठीक है। लेसिक सर्जरी में क्या करते हैं, ये जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया, ये तभी सक्सेस है जब आपकी कॉर्निया ठीक हो, उनके लिए जो हताश हो चुके हैं। जब आपकी ठीक होगी कॉर्निया, तो इस पे लेजर फोकस करके कॉर्निया पे जो भी पोर्स, जैसे ये कॉर्निया है ना, तो ये बड़ी उबड़ खाबड़ से होती है कॉर्निया, इसको अगर हम सही से कर दें, थोड़ा ठोक पीट के इसका कर्वेचर थोड़ा सही कर दें, तो ये जो फोकस रेटिना था वो सही से बन जाए। तो जो होल वगैरह है उसको हमने या तो भर दिया ढंग से, या फिर उसका कर्वेचर चेंज किया कॉर्निया का। और वो कैसे होता है, जो कॉर्निया पे डिपोजिशन उसको हम हटा रहे हैं, कॉर्नियल लेयर को थिक कर रहे हैं, तो लेजर वो क्या करता है, वहां की हर चीजें हटा देता है और कर्वेचर चेंज करके सारा फोकस यहां कर दिया जाता है। लेकिन बोला जाता है कम से कम 18 साल आपकी उम्र हो जानी चाहिए। शर्त क्या है कि आपकी कॉर्निया थिक लेयर होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, वरना पता लगा डाला आपने और कॉर्निया ही डैमेज हो गई, काम खत्म हो गया। तो कॉर्निया चेक की जाती है कि ऑपरेशन करने लायक संभव नहीं है। -8 तक इजीली पॉसिबल होती है लेसिक। लेसिक कराने के बाद आप आर्मी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की बात, एवरीवेयर इट इज वैलिड। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेसिक सर्जरी के बारे में, ठीक है, आपका चश्मा हट जाएगा। जिनका -10, -12, -15 मोटा मोटा चश्मा लग रहा है, उनके लिए इंट्राओक्यूलर लेंस है, IOL डलता है, आंख के ऊपर एक लेंस डाल देंगे, चश्मा वो हट जाएगा, इंट्राओक्यूलर लेंस। जितना बढ़िया लेंस आप डलवाएंगे उसी हिसाब से सारी चीजें। तो ये एक आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए बता दिया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने, इशू ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट क्यों। नहीं नहीं नहीं, उससे लेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख में लेजर से कोई प्रॉब्लम, मैं उसका जीता जागता एग्जांपल हूं, देखो पता नहीं कितने साल हो गए, बढ़िया मस्त एकदम दिख रहा है टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। बट सावधानी बोली गई है कि आप फ्लश मत करिए, क्रिकेट खेलने से बचिए, झटके से आंख पे ना लगे, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि ये ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन एज अ सोल्यूशन है आंख से संबंधित प्रॉब्लम, तो ये ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कहां डालेंगे, इन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए, ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए, और जितनी भी बीमारियां हैं इन सबको ठीक करने के लिए एज ए सोल्यूशन है। या आंख में कोई इंफेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस या कोई भी इंफेक्शन हो गया है, उसको ठीक करने के लिए। चलिए, तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, आजकल जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट बनता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आंख के लिए बन रहे ऑप्थेल्मिक, उसमें एक बड़ा कॉमन सा बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है, बताइए उसमें, ये DI का सवाल है, पूछा गया हुआ है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसका इंफेक्शन बड़ा इजीली हो जाता है, अगर थोड़ी देर हम ओपन रख दें ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन, और उस फॉर्मुलेशन में गलती से वो आ गया और आंख में चला गया, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताइए, सबसे फेमस जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है आंख में, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी आपकी होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आंख का मामला बहुत सेंसिटिव है, कोई भी चीज, छोटी सी भी चीज चली जाती है या कुछ भी पड़ता है तो हमारी पलक झपक जाती है तुरंत। इसका मतलब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन के तौर पर अभी देखिए हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, आई ड्रॉप यूज करते हैं, आई का सस्पेंशन हम यूज करते हैं। तो सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल
पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे तो आपकी आई में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। जेल फॉर्म, जेल क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, आपने लगा लिया और 2-4-10 मिनट आपको ढंग से दिख ही नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है, और आपको काम पे निकलना, जॉब पे निकलना है, पता लगा कहीं ठोक ठाक के और चले आया उल्टा। ऑइंटमेंट फॉर्म, सेम वही चीज है। देखो सोल्यूशन क्या है, जब हम डाल रहे हैं तो आपने क्या ऐसे किया और तुरंत वो सोल्यूशन बाहर की तरफ आ गया आई ड्रॉप में, तो फॉर्मुलेशन है ऑलरेडी, लेकिन उन फॉर्मुलेशन के साथ कुछ दिक्कतें हैं भाई। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब कि जो आंख में जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पूरी तरीके से फॉर्मुलेशन अवेलेबल हो, लेकिन जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है उनकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं, तो ऐसे डाल के आंख हमने क्या, जैसे नीचे के सारी फॉर्मुलेशन बाहर, यानी कि स्पिल आउट फिनोमिना की प्रॉब्लम है, आंख में दवा रुक ही नहीं रही है भाई। जब मैदान में खिलाड़ी रुकेगा जब भी तो वो रन बनाएगा, यहां तो मैदान में खिलाड़ी जो दवा रुक ही नहीं रही है, फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम है। सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम में सस्पेंड कर दिया गया व्हीकल में, लेकिन वो पार्टिकल्स हैं, अगर छोटे पार्टिकल्स नहीं हुए तो आपके आंख में अनकंफर्टेबल फील करा सकते हैं, रेडनेस कॉज करा सकते हैं, इचिंग कॉज करा सकते हैं। जेल फॉर्म, ऑइंटमेंट फॉर्म जब आप यूज करते हो, आपको कहीं प्लेस पे जाना, कुछ भी करना हो, थोड़ी देर के लिए आपको धुंधलापन दिखने लगता है, ब्लर दिखने लगता है, आप लगा के नहीं कहीं जा सकती। तो हर फॉर्मुलेशन की अपनी प्रॉब्लम है। तो एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो दिखती है बायोअवेलेबिलिटी की इश्यू। समझ गए क्यों बायोअवेलेबिलिटी इश्यू? क्योंकि आंख में दवा टिक नहीं रही है, और जो आंख में दवा है वो परमिएट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। सोचो, अगर रोकना है, अगर कोई दवा नहीं रुक रही है तो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा दो, लेकिन जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ा रहे तो परमिशन घट जा रहा है। ये क्या चक्कर है बाबू भैया? तो ये भी प्रॉब्लम है। सो मेन इशू इज बायोअवेलेबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, साल्मोनेला नहीं है, दूसरा 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 है, सर्च करिए, गूगल से पूछिए, ठीक है। दूसरा क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ है। आपने जितनी भी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन देखा, यूज विद इन 1 मंथ ऑफ द ओपनिंग ऑफ दिस, वो जो भी फॉर्मुलेशन है, गांव देहात में ऐसे कोई टेबल पे फेंका हुआ, कोई कहां फेंका हुआ, कोई सब उसको डाले पड़े हैं। मल्टीपल डोज, पहले आई ड्रॉप्स आती थी ऐसे, आपने देखा होगा, टोन से निकली रहती थी, ठीक है, ऐसे यूज करते थे हम लोग। वायल्स वाली आती थी, यूज करते थे, ठीक है। पूरा ओपन हो जाता था, 1 महीने का छोड़ो, 10 ही दिन में पूरा मोहल्ला उसी को आगे लगा रहा है कि बेटा जरा ये, और एक ही ड्रॉप सब डाले पड़े हैं, इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ये ओपन हो गया है। मल्टीपल डोज, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक होता है सिंगल डोज, एक होता है मल्टीपल डोज। सिंगल डोज और एक होता है मल्टीपल डोज। मल्टीपल डोज का मतलब बार बार उसी में से यूज कर रहे हैं, तो बार बार यूज कर रहे हैं तो बार बार इन्वायरमेंट से एक्सपोजर होगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी फॉर्मुलेशन को स्टेराइल होना चाहिए, सारे वायबल फॉर्म से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपकी जरूरत, अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स, कि जब भी आप ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो ये चीजें आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, लेकिन दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। तो पहला क्या है, बायोअवेलेबिलिटी इशू है ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में। भाई अब आप 5G के जमाने में आप जी रहे हो, कोई आपको 2G 3G फोन दे दे तब कैसा लगेगा, ई वाला सिग्नल आने लगे, कोई नोकिया पकड़ा दे तो कैसा लगेगा आपको? दो चीजें हैं, जब कोई नई चीज आती है इसका मतलब पिछले सिस्टम में कुछ खामी थी, वो अपग्रेडेड वर्जन आया है, या फिर समय के हिसाब से हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जो डॉक्टर 1990-2000 के पास हुए हैं अब कोविड-19 का इलाज क्यों करें? क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को। अगर वही घिसा पिटा ज्ञान होता तो क्या वो कोविड-19 पेशेंट का इलाज कर पाते? अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे सीख लेने की जरूरत है कि आपको हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेड करना चाहिए हर चीज पे। द मेजर इशू इज बायोअवेलेबिलिटी इशू, किसमें? ऑप्थेल्मिक में। कैसे सही करेंगे उसको? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कैसे साहब? ये लाइपोसोम यूज करेंगे, यानी जो भी फॉर्मुलेशन उसके लाइपोसोमल। और ये क्या सब है? नैनो पार्टिकुलेट सिस्टम है। नैनो, छोटे पार्टिकल्स होंगे तो इरिटेशन नहीं होगा, छोटे पार्टिकल्स होंगे तो परमिशन बड़ा फटाफट होगा, और जब चीज परमिएट होगी, पहुंचेगी अपने साइड पे, तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो नियोजोम्स, नैनो या माइक्रो इमल्सन, सो दीज आर एज अ ऑप्शन टू इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी। चलिए, ये भी है। और बायोअवेलेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि
परमिशन नहीं हो रहा था तो हमने एनडीडीएस वाली फॉर्मुलेशन यूज कर दी। दूसरा क्या इशू आ रहा था कि दवा डालते ही सर बाहर आ जा रही है, स्पिल आउट फिनोमिना है। इसका मतलब कि उसकी विस्कोसिटी कम है, आई ड्रॉप की विस्कोसिटी कम है, तो हमने क्या किया, जेल फॉर्म बनाया। इसका मतलब क्या किया, सॉल्यूशन के तौर पर हमने विस्कोसिटी इनहांसर एजेंट, तो बहुत सारे ऐसे पॉलीमर जिनसे हम जेल बनाते हैं, जेलिंग एजेंट, उनकी कंसेंट्रेशन हमने बढ़ा दी हमने, जैसे हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज, आप देखते हो कि एचपीएमसी, वही वाला जेल जो है आपको ड्राइनेस ऑफ आई को भी ट्रीट करने के लिए यूज होता है काफी देर तक। तो ये भी आंख में इरिटेशन और रेडनेस हो रही थी सर, तो किसकी वजह से वो हो रही थी, आइसोटोनिसिटी नहीं मेंटेन थी। यानी कि आपकी देखो, जहां पर आप रह रहे हो, जिसके घर में जा रहे हो, उसके आदाब उसके तौर तरीके के हिसाब से रहना पड़ेगा ना, अपना ज्ञान तो हम बांटेंगे नहीं वहां। तो जब फॉर्मुलेशन आंख में जा रही है तो आंख के हिसाब से काम करना पड़ेगा। टीआरपीएच कितना है, 7.4। वहां का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपके फॉर्मुलेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मैच होगा तो जाहिर सी बात है वो दोनों क्या है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। तो वट एवर द फॉर्मुलेशन यू आर प्रिपेयरिंग, दैट शुड बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक होगा तो ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं होंगी, इरिटेशन नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, आइसोटोनिक आपकी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। तो जो भी फॉर्मुलेशन आप बनाओगे आइसोटोनिक। और फार्मेसी जैसे एग्जामिनेशन में बड़ा कॉमन पूछा जाता है कि आइसोटोनिसिटी का मतलब 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl या 0.009 या 0.09, इस तरीके से पूछा जाता है। और बहुत लोग गलत करके आते हैं, उन्हें आज तक यही नहीं पता कि कितने परसेंट NaCl इक्विवेलेंट है, आइसोटोनिक होता है। ठीक है, अब देखिए इश्यूज क्या है, बायोअवेलेबिलिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ, आई इरिटेशन, लेस रेजिडेंस टाइम, ये सब है। सोल्यूशन क्या है सर, बायोअवेलेबिलिटी को टैकल करने के नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना दो। लेस रेजिडेंस टाइम है सर, तो पॉलीमर यानी विस्कोसिटी इनहांसर्स यूज कर लो सर, वहां पर ठीक है। मल्टीपल, अब देखो ये मल्टीपल, बार बार इसमें फॉर्मुलेशन डल रही है। तो अगर मैं पूछूं कि सिंगल डोज और मल्टीपल डोज किसमें प्रिजर्वेटिव डलेगा, मल्टीपल डोज। तो कभी जीपैट और डीआई जैसे एग्जामिनेशन में पूछ दे कि इन विच प्रिजर्वेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मल्टीपल डोज या सिंगल डोज। सिंगल डोज में क्या होगा, एम्प्यूल, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से। एक मिनट रुकिए जरा, एम्प्यूल आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है। डॉक्टर इसको एक ही बार ऐसे ग्लास तोड़ता है और लगा देता है, वन शॉट इंजेक्शन, एम्प्यूल। सिंगल डोज है ये, ठीक है। फॉर्मुलेशन का क्योंकि आंख की फॉर्मुलेशन है, बेहतर क्या है कि आप इसको हाइजीनिक कंडीशन में बनाइए, आप इसको एसेप्टिक कंडीशन में बनाइए, सबसे बेहतर वो इलाज है। फिर उसके बाद क्या करिए, इसको स्टेराइल कर दीजिए, स्टेरिलिटी। तो फिनिश प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद स्टेरिलिटी कर देते हैं, तो भी कर सकते हैं हम, ताकि जो वायबल फॉर्म है मर जाए वो। तो बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए फॉर्मुलेशन का स्टेराइल होना जरूरी है। इसीलिए नॉर्मल फॉर्मुलेशन की तुलना में ये फॉर्मुलेशन महंगी होती है, क्योंकि स्टेरिलिटी भी इसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और अगर आप फिनिश प्रोडक्ट स्टेरिलिटी कर रहे हैं, इसका मतलब जिस ग्लास में, जिस वाल में भरी जा रही है वो अच्छे क्वालिटी का ग्लास होना चाहिए, स्टेराइल पोजीशन को झेल लेना चाहिए वो। आई इरिटेशन आइसोटोनिक आप बनाओगे कितना, 7.4 pH के हिसाब से। ये सब कंपोनेंट, ये सब एक्स्ट्रा कंपोनेंट बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब चीजें एक्स्ट्रा लगेंगी, भाई आपने गाड़ी खरीदी उसमें मॉडिफिकेशन कराई, ये फीचर ये फीचर ये फीचर, तो जाहिर सी बात है जितना चीनी डालोगे उतना ही मिठास बढ़ेगी और चीनी का रेट भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। तो ये इश्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे हम अपने मुद्दे पे पढ़ रहे हैं, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये जो मैंने क्या कहा कि कोई नई चीज कब आती है, जब पिछले सिस्टम में प्रॉब्लम, तो देखो पिछले ये थी, इनमें सब में प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ। इट डजंट मीन कि ये नहीं बेकार हैं ना, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। सोल्यूशन के तौर पर हम ये ले आए। अब देखो यहां मैंने कुछ बातें लिखी, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। लाइपोसोम्स जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ाया था सूटेक्स में, अगर याद हो तो लाइपोसोम्स पढ़ाया हुआ एनडीडीएस के लेक्चर्स में। जब लाइपोसोम आप देखोगे तो उसमें दोनों लेयर होती है, एक्वस अंदर का लेयर होता है, बाहर की लिपोफिलिक लेयर होती है। तो लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ड्रग हम कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो लाइपोसोम है ये फॉस्फोलिपिड से बन रहा है, और जो चीज आपके बॉडी के कंपोनेंट से बनी हुई है, आपके नेचुरल फॉस्फोलिपिड से बनती मिलती जुलती है, तो रिएक्शन कम होगा, नॉन इम्यूनोजेनिक होगा। दूसरी बात, नैनो पार्टिकुलेट बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ में है, तो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसीलिए। चलिए, अब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हम बात करते हैं। अब आते हैं जरा मेन कंपोनेंट, थोड़ा सा गंदा सा नोट है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे बी फार्मेसी के टाइम का नोट्स है, और सेम उसी नोट को अपडेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है,
देखिए, तो ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, शायद क्लियर ना दिख रहा हो। ठीक है, स्टेराइल फॉर्मुलेशन होती है, देखो लिखा हुआ स्टेराइल, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड फॉर्मुलेशन जो यूज किए जाते हैं। अब देखो, लिक्विड फॉर्मुलेशन हम जो आई ड्रॉप, आई लोशन ये सब यूज करते हैं, एक्वस व्हीकल्स के साथ जनरली यूज करते हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, पार्टिकुलर मैटर से फ्री होते हैं ये। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, क्रीम ये सब यूज करते हैं। सर्जिकल इम्प्लांटेशन में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हम आंख में यूज करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्यूसर्ट्स, लैक्रिसर्ट्स। आजकल लोगों को रोने के बाद आंसू ही निकल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल आंसू बनाने के लिए लैक्रिसर्ट डिवाइस यूज की जाती है, लैक्रिसर्ट्स। और एक और एडवांस फॉर्मुलेशन जिसको बोलते हैं ऑक्यूसर्ट्स, ऑक्यूलर फॉर्मुलेशन, जिसको आंख के नीचे ऐसे लगा दिया आपने, पड़ी हुई है, पता ही नहीं लगेगा क्या पड़ी, और धीरे 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 लंबे समय तक दवा रिलीज कर रही है, प्रोलॉन्ग रिलीज। तो एक बात बताइए, ये जो लंबे समय तक रिलीज हो रही है दवाई कब चाहिए? नॉवल ड्रग सिस्टम दवाई कब चाहिए? जब कोई लंबी बीमारी ट्रीट करना, ग्लूकोमा एक दिन में नहीं ठीक होती भाई साहब, बहुत लंबी, तो ऐसी फॉर्मुलेशन बनाओ जो लंबे समय तक रिलीज होती रहे। तो जब बीमारी क्रोनिक हो तो हमें फॉर्मुलेशन भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है, यस, स्टेफाइलोकोकस एक स्पीसीज है, बिल्कुल सही कुंदन जी। ठीक है, चलिए, तो ये सब भी देखो, बहुत सारी बातें पता लग रही हैं। फिर पेरेंटल प्रोडक्ट भी, आजकल इंजेक्शन भी, आपने देखा होगा आंख में इंजेक्शन भी लगता है, इंट्राविट्रियल, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, पीछे की तरफ हिस्सा, लिक्विड फॉर इरिगेशन, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। अब देखो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या बने, यहां देखो लिखा हुआ, तब के टाइम पे लिखा हुआ है, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेराइल एंड फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर। सोच के देखो, पार्टिकुलेट मैटर, मल्टीपल डोज कंटेनर में प्रिजर्वेटिव होता है। तो आज आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिला कि प्रिजर्वेटिव कहां पर, तो जब आप ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो प्रिजर्वेटिव कहां डालेंगे? मल्टीपल डोज कंटेनर में। आइसोटोनिसिटी आप जरूर मेंटेन करेंगे हर हाल में, क्योंकि आइसोटोनिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वरना आंख में डालेंगे आंख लाल हो जाएगी, बिल्कुल सूज जाएगी। नॉन एलर्जिक होना चाहिए, हाई रेजिडेंस टाइम होना चाहिए, ये सब। ठीक है, चलिए, अब देखिए आई ड्रॉप्स है। आई ड्रॉप्स में क्या होता है कि जनरली हम लोग एक्वस मीडियम में ऑयली सोल्यूशन यूज करते हैं या सस्पेंशन फॉर्म में यूज करते हैं, जिसमें बेसिक ड्रग हैं तो उसका सल्फेट वगैरह हम लोग यूज कर दिए, एसिडिक ड्रग में जैसे सोडियम सॉल्ट ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सब। ड्रॉप साइज को भी कम कर सकते हैं, 7 माइक्रोलीटर के आसपास की एक ड्रॉप होती है, ड्रॉप साइज को अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो ये सब चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं। दुनिया भर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तो बी फार्मा के हिसाब से नोट थे बहुत। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑक्यूलर इंसर्ट्स की बात है। ठीक है, ये सब चीजें। अब देखिए, अब ये सवाल, यहां से एक सवाल फिक्स है, पूछा जाता है, जीपैट हो, डीआई हो, फार्मासिस्ट, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में एडिटिव्स कौन से यूज होते हैं? मैंने आपसे कहा था क्लास लंबी होने वाली है, सो प्लीज हैव अ पेशेंस। कुछ लोग मैदान छोड़ के भागते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रिजर्वेटिव्स, तो बार बार पूछा जाता है बेंजलकोनियम क्लोराइड कितना परसेंट? 0.01% बेंजलकोनियम, सवाल पूछा गया डीआई में। बेंजलकोनियम क्लोराइड क्या है? प्रिजर्वेटिव। फार्मासिस्ट में क्या पूछेंगे, क्या है ये? प्रिजर्वेटिव। कितना परसेंट कंसेंट्रेशन, घुस के जो पूछेंगे वो जीपैट और डीआई में पूछेंगे। अब कुछ लोगों को जब मैं बताता हूं कि जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, डीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नाराज हो जाते हैं, सर आप इनके लिए क्यों बता रहे हैं, आप खाली हमारे लिए क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? सिंपल है, आपको मल्टीपल फायदा देना है बस, और ये वही टीचर कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस है, सब टीचर नहीं ज्ञान बांट सकते। ईडीटीए के साथ यूज किया जाता है 0.01, या इसको फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ऑइंटमेंट में हम लोग क्या है, क्लोरोब्यूटेनॉल या मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन। तो मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज कर देते हैं। क्लोरोब्यूटेनॉल भी यूज होता है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी यूज होता है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज होता है बेंजलकोनियम क्लोराइड। कंसेंट्रेशन प्लीज लिख लीजिए 0.01%, शायद ना दिख रहा हो इसलिए बोल रहा हूं। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, इन सीटू जेल। ये क्या भाई सब बवाल है, इन सीटू जेल? मैंने कहा था ना ये क्लास लंबी होने वाली है, और आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, क्योंकि मैं ऑप्थेल्मिक आज एक ही सेशन में खत्म करूंगा और दिल से और अच्छे से पढ़ा के जाऊंगा। इन सीटू जेल,
होता क्या है कि जैसे मान लो कोई हमने लिक्विड फॉर्मुलेशन यूज कर ली, जैसे मान लो ये बॉटल ली है इतनी बड़ी बॉटल आई फॉर्मुलेशन में हमने यूज कर ली इसको, इतनी बड़ी बॉटल, ये क्या है, लिक्विड है। लेकिन हमें क्या भाई साहब चाहिए, हमें चाहिए कि ये दवा जैसे बाहर तो लिक्विड है लेकिन जैसे आंख में डालें ये जेल में कन्वर्ट हो जाए। जब कोई फॉर्मुलेशन जहां पर यूज हो रही है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले, इसको बोलते हैं इन सीटू जेलिंग फिनोमिना या इन सीटू फिनोमिना। आजकल इस पे बड़ा काम हो रहा है, तो आप एम फार्मा या पीएचडी में अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इन सीटू जेलिंग फिनोमिना। ठीक है, रियोलॉजी में पढ़ाया होगा मैंने इन सीटू के बारे में थोड़ा सा। तो लिक्विड यूज कर रहे हैं लेकिन वहां के पीएच, वहां के टेम्परेचर के हिसाब से। इसका मतलब ये जो आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो, जेल बना रहे हो, उसमें कुछ ऐसा पॉलीमर डला हुआ है जो आपकी आंख के पीएच, आपके आंख के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। उसको बोलते हैं स्टिमुलाई सेंसिटिव पॉलीमर या स्मार्ट पॉलीमर। तो आजकल स्मार्ट पॉलीमर की अवधारणा बहुत ज्यादा है। स्मार्ट पॉलीमर्स, कीटोसेन नाम सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा। कीटोसेन स्मार्ट पॉलीमर है, टेम्परेचर के हिसाब से, पीएच के हिसाब से बहुरूपिया है, चेंज कर लेता अपने नेचर को। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर। इन सिटू जेल फॉर्मुलेशन जेल है, बाद में अंदर लिक्विड हो गई, लिक्विड है बाद में जेल हो गई। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमर डला वो स्मार्ट है भाई साहब, वहां के पीएच, वहां के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपना स्मार्टली चेंज कर दे रहा है। तो इन सीटू का कॉन्सेप्ट भी आज आपको समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट कार्बोपॉल, जो वाला आप लोग सुनते होंगे, डाइक्लोफिनेक का ये जेल, वॉलिनी जेल, फलाना जेल, ये सब नैनो जेल वेल बनाना 2 मिनट का काम है, बहुत आसान है। फॉर्मुलेशन को नैनो फॉर्मुलेशन बनानी है, कार्बोपॉल का 1% 2% जेल बना के उसमें दवा इंकॉर्पोरेट कर देना, बन गया 2 मिनट में जेल। और कितना कंपनी वाले लूटते रहते हैं, आप भर भर के पूरे खानदान को बांटो कार्बोपॉल जेल। एचपीएमसी के साथ आप देखना, एचपीएमसी के साथ बहुत सारे पॉलीमर आई फॉर्मुलेशन आती है आपकी, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज। अब देखो क्यों, क्योंकि आइसोटॉनिक होना चाहिए, तो टॉनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट भी डलेगा, है कि नहीं, टॉनिसिटी एडजस्टिंग। तो कितना होता है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 0.9%। ठीक है, तो बफर मेंटेन करने के लिए NaCl, KCl, बफर सॉल्ट, डेक्सट्रोज, आजकल डेक्सट्रोज का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, मैनिटॉल, ये सब। कितना पीएच रखना है? 7.4। क्यों? क्योंकि टीयर का पीएच 7.4 होता है। चलो सर, उसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट आई फॉर्मुलेशन बनाने में डलता है वो डलता है स्टेबलाइजर या एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से? सोडियम बाईसल्फोट, या फिर मेटा बाईसल्फाइड, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर एसिटाइल सिस्टीन, या थायो के कंपाउंड्स। लिख लीजिए सब नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विच कैन बी यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट। या डीआई जैसे या जीपीटी जैसे एग्जामिनेशन में घुस के पूछ सकता है कि ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में क्या क्या डलता, क्या नहीं डल सकता है, एक्सेप्ट। तो आप कहोगे यार एंटीऑक्सीडेंट कहाँ आपके फॉर्मुलेशन में डलता है, और वो यही ऑप्शन आप लगा के आ जाओगे और गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट, जो विस्कोसिटी दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पॉइल आउट हो जा रहा था, ठीक है, स्पिल आउट हो जा रहा था, सॉरी, बाहर निकल जा रही थी फॉर्मुलेशन। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल, मिथाइल सेलुलोज, जितने सेलुलोसिक कंपाउंड है, सेलुलोज जो है ना, एचपीएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट बनाने में भी, टैबलेट के रिलीज प्रोफाइल को चेंज कर देता है बिल्कुल। एचपीएमसी एक यूनिवर्सल पॉलीमर है, हर कॉलेज में आपको एचपीएमसी दिखेगा, कोई पॉलीमर हो चाहे ना हो, लेकिन एचपीएमसी दिखेगा आपको। एचपीएमसी, एचईसी, कार्बोमर्स, ये सब विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ब्लरिंग ऑफ विजन कर देते हैं ये। ठीक है, ये सब। चलिए, तो अब देखिए, अगर हमें ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन बनानी है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तो क्या डालोगे आप? प्रिजर्वेटिव। तो उसका एग्जांपल रट्टा मान लो आप, कितना %। फिर आपको क्या करना है? रेजिडेंस टाइम बढ़ाना है, तो या तो आप विस्कोसिटी एजेंट, इनहांसिंग एजेंट यूज कर दो, तो लो भाई साहब विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट। या फिर सर क्या कर दो आप? इन सीटू जेल बना दो, लिक्विड फॉर्मुलेशन लेकिन जेल में कन्वर्ट हो जाते, इन सीटू जेल फॉर्मिंग एजेंट यहां पर डाल दो आप। फिर नेक्स्ट क्या है सर? इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो, उससे बचने के लिए आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो टोनिसिटी एडजस्टिफाइंग एजेंट या एडजस्टिफायर करके केमिकल्स डल जाएंगे, जैसे ये सब NaCl, KCl, ये सब। फिर स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट, और जाहिर सी बात है ड्रग तो होगी जो ड्रग है। ठीक है, ड्रग के अलावा ये सब डलेंगे एडिटिव्स। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। फिर स्पेशल प्रिकॉशन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। 1 मिनट रुकिए जरा, कुछ क्वेश्चंस हैं किसी का।
हाँ अपलोड करूंगा ये नोट, बिल्कुल अपलोड करूंगा। पढ़ा आप ही के लिए रहा हूं तो नोट किसके लिए अपलोड करूंगा? बताइए मोहित जी, चैट बॉक्स में बताइए जो भी है इशू। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है? स्पेशल। अब यहां तक जो मैंने पढ़ा दिया ना, आपका काम हो गया है। इतना भी पढ़ लेंगे आप, 90 to 95% सवाल आप लगाने की हालत में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको फैक्ट भी बताया मैंने, कॉन्सेप्ट भी बताया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने। प्लीज हैंड रेज के बजाय आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। ठीक है, ये सब स्पेशल प्रिकॉशन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज में क्या क्या हमें देखना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, कौन कौन सी मायोटिक्स, मीडियाट्रिक्स, ये सब साइक्लोप्लेजिक्स, ये सब जितनी कैटेगरी के एंटी ग्लूकोमा वाले एजेंट है। केडी त्रिपाठी में स्टार्टिंग चैप्टर में ड्रग यूज फॉर ग्लूकोमा बहुत बार जीपैट और डीआई में पूछा गया है, कौन कौन सी दवाएं ग्लूकोमा में यूज होती हैं। प्लीज, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर्स और कौन कौन सी यूज होती है कैटेगरी, उसको याद करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक्वस ड्रग में वाटर ही नहीं यूज होता है। देखिए, एक्वस में वाटर भी यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है, लेकिन प्रिजर्वेटिव डलेगा। क्यों नहीं? वाटर एज ए व्हीकल क्यों नहीं डल सकता है? अगर दवा हाइड्रोफिलिक है तो लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब हाइड्रोफिलिक दवा है तो ऑयली मीडियम में तो घोलोगे नहीं आप, हर हाल में मजबूरी है, घोलना पड़ेगा आपको। अनीशा, मैं जो है आपको, सर जी जीपैड के लिए, हाँ अनीशा जी देखिए, जो जीपैड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वो इनोवेटर अड्डा वाले यूट्यूब चैनल पे एक्सेस दे रखा है, वो सभी के लिए अवेलेबल है, आप भी देख लीजिए उसको। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपैड करके एक वीडियो इन्वर्टर अड्डा पे मैंने बना रखा है, उस पर आप देख लीजिए। अब देखिए, स्यूडोमोनास अरिग्नोसा, तो स्यूडोमोनास स्पीसीज का जो ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा है स्यूडोमोनास अरिग्नोसा, ये सबसे खतरनाक होता है, आपका विजन तक का लॉस कर सकता है। तो ध्यान रहे कि आपकी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन इसके कांटेक्ट में ना आए, पता लगे आप सही करने गए थे अंधे और हो गए। ठीक है, ये सब तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी रिलेवेंस है इनका आईपी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो सब मेंटेन करना है। फिर बहुत सारा वाटर फॉर इंजेक्शन भी यूज होता है, एज ए यूज होता है, ये भी पेरेंटल प्रोडक्ट भी आता है। ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी में आजकल एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो पैरामीटर पूछा जाता है कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है प्लस माइनस, और टेम्परेचर कितना रखा जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखी जाती है, ये सब देखो। तो गाइडलाइंस फॉलो फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग, आईसीएस की गाइडलाइन हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये सब आपकी 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर एक्सेलरेटेड, ये वाला सवाल पूछा गया, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो भाई ये भी तो फॉर्मुलेशन है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी आप टेस्ट करोगे, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पर देखो क्राइटेरिया लिखी हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉट मोर देन 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जब भी हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो जोन वाइज कैटेगरी डाली गई है, जोन 1 जोन, क्योंकि दुनिया में देखो यूरोपियन कंट्रीज ठंडे हैं, हम गर्मी में पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं अभी। तो दवा, अब हमारी दवा तो यूरोप में भी जाएगी, हमारी दवा अफ्रीका में भी जाएगी, तो वहां पर तो गर्मी अलग कंडीशन है। तो पूरे वर्ल्ड को जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि किसमें कितना टेम्परेचर जो है रहेगा। जोन 1 में टेम्परेट आ गया, जोन 2 में सब ट्रॉपिकल आ गए, जोन 3 में हॉट एंड ड्राई आ गए, जोन 4 में हॉट एंड ह्यूमिड आ गए। तो उनकी अलग अलग कंडीशन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, तो जहां पर फॉर्मुलेशन होंगी इस क्राइटेरिया पर टेस्ट होंगी। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी नहीं थी, लेकिन जान लीजिए, कहीं भी इसके अलावा पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इश्यूज है, कैसे बनाते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या क्या डलता है बनाते वक्त, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, क्या की आंख से संबंधित बीमारी है, आंख में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होता है, लेसिक से लेकर दुनिया भर की सब चीजें बता डाली मैंने आज इसी 1 घंटे के लेक्चर में। और मुझे लग रहा है अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज पूछ लीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस।
देखिए ग्लास के एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 बोरोसिलिकेट नहीं यूज कर सकते। एंड टाइप 4 नॉन पेरेंट्रल एनपी ग्लासेस। बताया तो सूरज जी, यही सब स्टेरिलिटी वाला, आइसोटोनिसिटी एडजस्टर, प्रिजर्वेटिव्स, यही सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यही सब पूछा जाता है। अक्षय जो आपने क्वेश्चन पूछा इट्स वेरी इजी, कॉमन सेंस लगाइए, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। टाइप 1 बोरोसिलिकेट है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम है, टाइप 3 सोडा लाइम है, टाइप 4 जो है नॉन पेरेंट्रल्स है। तो आप गेस लगाइए कौन सा ग्लास। एनी गेस किसी को पता है? सर स्टेरॉयड, कुंदन जी स्टेरॉयड एंड साइकोथेरापेटिक की क्लास मैंने ली हुई है आपके बैच में, ठीक है। आप देखिए आपको शो हो रही होगी मेडिकल वाली क्लास में। एनी गेस किसी के पास? अक्षय का सवाल है कि सर कौन सा ग्लास हम यूज कर सकते हैं टाइप 1, 2, 3, 4 में पेरेंटल्स के लिए। एनी गेस? सभी विद्वान ही हैं यहां पर। देखिए जो आई की फॉर्मुलेशन पेरेंट्रल फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है पेरेंट्रल टेस्टिंग में जो जो टेस्टिंग होती है वो सारी टेस्टिंग होगी। तो पेरेंट्रल टेस्टिंग में आपकी कौन कौन सी टेस्टिंग हो गई? पेरेंट्रल टेस्टिंग, पार्टिकुलेट मैटर की टेस्टिंग करते हैं हम लोग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं, पायरोजन टेस्टिंग करते हैं, ये सब। चलिए कुंदन जी का कहना टाइप 1 ग्लास यूज करते हैं। एनी मोर गेसेस? कोई और कैंडिडेट जो गेस करना चाहेंगे पेरेंटल में कौन से ग्लास यूज होते हैं? यस बोरोसिलिकेट, ठीक है। अक्षय कॉमन सेंस लगाइए, देखिए टाइप 2 क्या है? ट्रीटेड सोडा लाइम। सोडा लाइम ट्रीट किया गया सल्फर डाइऑक्साइड से 121 डिग्री सेल्सियस पे, क्यों? ताकि लीचिंग फिनोमिना ना हो, तो नहीं यूज कर सकते ट्रीटेड सोडा लाइम। टाइप 4 एनपी ग्लास नहीं यूज कर सकते। बचा सोडा लाइम या फिर बोरोसिलिकेट। आप गैस लगा लीजिए किसको यूज कर सकते हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। कभी कभी जब आंसर ना आए, डायरेक्ट ना पता हो, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर ये हो सकता है। पायरोजन टेस्टिंग इज फॉर पेरेंट्रल्स। जो भी फॉर्मुलेशन पेरेंटल के फॉर्म में होगी ऑप्थेल्मिक, सॉरी पेरेंटल के फॉर्म में होगी स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग। हाँ बताइए। लोग हैंड रेज कर रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं। देखिए लाइव सेशन का यही मतलब है, आप डाउट पूछिए, यही एक माध्यम है जिससे मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास में कैसे मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा? और ग्रुप में जो है चैट में बस शिकायतें होती हैं कि सर ये बचा हुआ है, ये करा दीजिए। कुछ सजेशंस भी होते हैं, सर ये कर सकते हैं हम लोग, सर ये टॉपिक कहाँ अपलोड है। जब भी ग्रुप चैट होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स जो बच्चों की होती हैं, शिकायतें होती हैं, वो ज़्यादातर अपने इश्यूज वो रेज करते हैं कि सर कोर्स में ये वीडियोस नहीं दिख रही है, ये कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट करें। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर गोइंग टू आस्क। यही एक माध्यम है जिसमें हम बात कर सकते हैं। ओके
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। हाँ, अगर किसी का सवाल लेट आए, पढ़ते पढ़ते याद आ जाए, तो देयर इज अ चैट ऑप्शन। चैट ऑप्शन में कम्युनिकेट करिए, वहां पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अनीशा जी कह रही हैं कि लास्ट वीक में जीपैड में कैसे पढ़ें, और अक्षय जी पूछ रहे हैं कि फार्मास्यूटिक्स एक टेस्ट ले लीजिए सर। देखिए, फार्मास्यूटिक्स का एक टेस्ट मैंने खुद अपलोड किया हुआ है पूरे फार्मास्यूटिक्स का, और वो क्वेश्चंस काफी हैं, क्योंकि वो किसी किताब से नहीं लिए, वो मेरे द्वारा खुद क्रिएटेड है क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जीपैड में मिलेंगे वहां से, ठीक है। रही बात लास्ट वीक में कैसे करना है प्रिपरेशन, अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, बस डेविएट मत होइए। मार्केट में ये टेस्ट सीरीज, ये बुक, फलाना ढेमका, दुनिया भर की चीजें आएंगी। यू नीड टू स्टॉप डेविएशंस एंड हैव अ फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। एक हफ्ते में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, अपनी प्रिपरेशन जो की है हमने उस पर विश्वास रखिए। जो भी सोर्सेज आपने यूज किया है उसको रिवाइज करिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एक हफ्ता जब कोई भी एग्जाम बचा हो तो हमें टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो डिमोरलाइजेशन होने लगता है और मूड खराब होता है और गलत सिग्नल ब्रेन को जाता है। कुछ डरने वाली बात नहीं है अक्षय, बहुत सिंपल है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। क्लासिफिकेशन सिंपल पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। अगर आपने क्लासिफिकेशन भी अच्छे से कर लिया है तो 8-10 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन से आ जाएंगे। डरने की क्या बात है उसमें। बस आपको 125 क्वेश्चन में से, जो जीपैड का सिलेबस 125 में से आप जो है 60 से 70 सही सही कर दीजिए टॉपर रेंज में आने के लिए। 40-45 सही सही कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या 125 में से हम लोग 40-50 नहीं कर सकते? इतनी हमने 4 साल से घिस घिस के पढ़ाई की है, और आप लोग मेरे स्टूडेंट है, इतना तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा आपने। इजिली यू कैन डू, इसमें घबराने की बात है ही नहीं। हमें 125 में 125 तीर मारना ही नहीं है, हमें तो उस पर फोकस करना है कि हमें 60-70 क्वेश्चन भैया सही सही हो जाए, बाकी जाए क्वेश्चन भाड़ में, हमसे दुनियादारी से नहीं मतलब लेना है। अब वो चाहे हम शूटिक्स से ले आए, चाहे केमिस्ट्री से ले आए, चाहे कॉलेज से ले आए, चाहे जिससे भी, सबका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस आप सारा ध्यान लगाइए कि कैसे वो 60 से 70 क्वेश्चन सही किए जाए, चाहे जैसे भी 125 में से, साम दाम दंड भेद जैसे भी, चाहे वो रट्टा मार के आए, चाहे वो रिवाइज करके आए, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए, जैसे भी, कोई नहीं चेक करने वाला का पैसे नंबर ला रहे हो। कुंदन जी आस्किंग सर वाई पायरोजन टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑप्थेल्मिक। देखिए, पायरोजन टेस्टिंग कब की जाती है? जब पायरोजन टेस्टिंग की जाती है टेम्परेचर एलिवेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए, कि क्या जो दवा है आप उसको यूज कर रहे हो तो क्या उससे बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पेरेंटल्स में मेनली की जाती है, ठीक है। पेरेंटल टेस्टिंग में पायरोजन टेस्टिंग हम लोग जनरली करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्या इंप्रूव, अगर कोई पायरोजन होगा, बेसिकली क्या है, मेटाबोलाइट है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके फॉर्मुलेशन में है, अगर वो आ जाते हैं तो वो आपके टेम्परेचर को इनहांस करने का काम करते हैं, तो वहां पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब वो मीडियम चाहे आंख हो, चाहे कोई भी बॉडी का फिनोमिना हो, जहां से भी पायरोजन आएंगे, जाहिर सी बात आपके बॉडी में टेम्परेचर को एलिवेट करेंगे, चाहे आप इंजेक्शन से दीजिए, चाहे आप आंख के थ्रू, जैसे भी। अल्टीमेटली जो भी दवा है वो कहां जा रही है, आपके ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है। सर निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल सही कुंदन जी। देखिए, मैंने बार बार आपसे क्या, मैं यही शब्द बोल रहा हूं, जब पेरेंट्रल प्रोडक्ट हो, पेरेंट्रल जो इंजेक्शन के थ्रू जनरली हम लगा रहे हैं, पेरेंट्रल प्रोडक्ट, उस केस में स्टेरिलिटी टेस्टिंग, सॉरी पायरोजन टेस्टिंग मैंडेटरी हो जाता है। ऑप्थेल्मिक में भी किया जाता है, लेकिन नॉट एट दैट स्केल, इट्स नॉट वेरी मैंडेटरी टेस्ट। पायरोजन टेस्टिंग, खाली पायरोजन टेस्टिंग की बात मैं कर रहा हूं। जैसे पार्टिकुलर टेस्टिंग, पार्टिकुलर टेस्टिंग तो आंख वाले में हर हाल में किया जाएगा, ठीक है। ऑप्थेल्मिक के केस में अगर हम पायरोजन टेस्टिंग अवॉइड भी करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील,
बट करना इज बेटर ऑप्शन। क्योंकि आपके फॉर्मुलेशंस में आ सकते हैं ना, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। वहां क्या लिखा हुआ भाषा में? स्टेराइल। ध्यान से कंफ्यूज मत होइए, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डिफरेंट, पायरोजन टेस्टिंग इज डिफरेंट। पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग इज डिफरेंट। ठीक है, यहां स्टेराइल होना चाहिए, यही हमने मेन पढ़ा। आइसोटोनिक होना चाहिए। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है पैरेंटल की, मैं सूटिक्स में पढ़ा चुका हूं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग ओवर हियर। सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और सर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक के, अक्षय, आइसोमेरिज्म पे, एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर मेंटेन करने पे, कैसे वो ऑर्डर अरेंज करना होता है। और नेमिंग रिएक्शन से 3-4 क्वेश्चंस आ गए। नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको कराया ही आपके बैच में, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है। हम क्या करते हैं, मर मर के जीपैट के लिए पूरा 150 लेक्चर पढ़ डालेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा केवल 8-10 टॉपिक से ही। ठीक है, आइसोमेरिज्म से आ गया, उसमें आपके सिस ट्रांस वाले भी कुछ आ गए, कुछ SN1 SN2 रिएक्शन से आ गए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके, आप लमसम मान के चलोगे 10-12 क्वेश्चंस मैक्सिमम। यस, स्टेरिलिटी, क्लैरिटी टेस्टिंग, टॉनिसिटी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है पैरामीटर। तो जब जरूरी है तो इनकी टेस्टिंग भी होगी। तो अगर कभी आ जाए कि इवैल्यूएशन टेस्ट कौन कौन से हम लोग करते हैं इनकी फॉर्मुलेशन का, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। यहां पर मैंने डिटेल में नहीं उसके बारे में बात की, इसीलिए नहीं बात की क्योंकि ये मैं ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा चुका हूं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पार्टिकुलर मैटर टेस्टिंग, पैरेंटल में ही। सर टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? देखिए, टीबी का जो केस देखा है मैंने, मेरे तो एक घर में केस हो गया था, चाचा वाचा जो है उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो थोड़े शिक्षित नहीं थे बहुत ज्यादा, तो उनको इश्यू आ गया था। तो मैंने उनको खुद देखा था, उनके ऊपर सबसे पहले तो बलगम वलगम आया, तो उन्होंने एक आइडिया लिया सबसे पहले। तो उन्होंने किट टेस्ट कराया, जिसको बोलते हैं, कौन सा टेस्ट बोलते हैं जो स्वेलिंग फिनोमेना पे बेस्ड होता है? मॉन्टेक्स टेस्टिंग, मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन। यस, मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट उन्होंने कराया। स्वेल हुआ वहां पर 6 mm डायमीटर से अगर ज्यादा आ गया तो वहां आइडिया लग गया। एक चीज। दूसरी चीज, कंफर्म कैसे किया उन्होंने? स्वास्थ्य केंद्र पे गए, उन्होंने उनका जो बलगम है उसका सैंपल लिया, उन्होंने चेक किया। तो जाहिर सी बात है, टीबी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? एसिड फास्ट। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग किया उन्होंने, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के प्रेजेंस को चेक किया, तो बलगम में आ गया वो एसिड फास्ट। तो बलगम से भी कंफर्म हो गया कि भैया इनको टीबी है। उसके बाद एक्सरे निकलवाया, एक्सरे में भी मामला पूरा दाग धब्बा सा उनके पूरा लंग्स पे हो रखा है, एक्सरे से भी। तो एक्सरे से भी कंफर्म किया, स्प्यूटम टेस्ट से भी कंफर्म किया, और मॉन्टेक्स टेस्ट से पता लगा लिया, किट वाले टेस्ट से। तो ये 3 टेस्ट हम लोग करते हैं जनरली, ट्यूबरकुलिन, मॉन्टेक्स टेस्ट। ये बिल्कुल सही जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफी सवाल जो है मैंने, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? आई होप, भले से ये सेशन लेट हो रहा, बट दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल सेशन। देखिए दुलेश्वरी जी, ऐसा कुछ आइडियल विस्कोसिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आइडियल फॉर्म नेवर एग्जिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी विस्कोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस एक होता है। ज्यादा विस्कस हो जाएगा तो परमिएशन घट जाएगा, ठीक है, कम विस्कस होगा तो रेजिस्टेंस टाइम।
तो ऐसा कहीं स्टैंडर्ड मैं सच बताऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा कि आइडियल ये इसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए इतनी, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। बहुत सारे इक्विपमेंट है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर और सब सारी चीजें हैं, निकाल सकते हैं इन सबसे। प्रिपरेशन एंड ब्रांड नेम, बिल्कुल कुंदन जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उसको, क्या करूँ, बड़ा प्रेशर है दिमाग पे। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ट्रस्ट है और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का ट्रस्ट टूटे, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पैसे से नहीं चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपके भरोसे से चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है। क्योंकि फीस हमने बहुत कम रखी हुई है, बट आपके लिए समय दे रहा है डेडिकेटेड, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट के लिए आगे आए, बाकी लोग तो करोड़ों बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आईपी में डिजिटलाइजेशन अप्रेंटिस ऐड हुआ है क्या सर? अक्षय, करंटली तो मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, अगर हाल फिलहाल की 1.5 महीने की हो तो अभी तो नहीं देखा है मैंने ऐसा कुछ, अगर ऐसा होगा तो मैं ग्रुप में आपको अपडेट करूंगा। अक्षय, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, अभी मैं नहीं बता सकता, इस पे क्लैरिटी नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने ऐसा न्यूज़ अभी नहीं देखा है, तो गलत बताने की बजाय बाद में बताऊंगा, दैट इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि नोबडी कैन बी द परफेक्ट, हर चीज मुझे नहीं पता चल सकती है, तो मुझे एक बार क्रॉस चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए फिर, मेरे ख्याल से काफी लंबा सर। फार्माकोविजिलेंस इज गुड फॉर गर्ल्स, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्माकोविजिलेंस दो तरीके की, आई विजिल साथ सॉफ्टवेयर होता है, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे कई सारे बैचमेंट हैं, विप्रो में है, टीसीएस में है, तो वो लोग सॉफ्टवेयर पे बैठ के डेटा भरते रहते हैं, वो डेटा फील्ड वर्क से भी आता है, वो डेटा आपको जो है हॉस्पिटल से भी आते हैं। डे नाइट की दोनों शिफ्ट होती है फार्माकोविजिलेंस में, तो नाइट वाले शिफ्ट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीमेल्स रहती हैं, बट ऐसा नहीं है, वो लोग कैब प्रोवाइड करते हैं। आपका अगर लेट नाइट 11 बजे या 10 बजे छोड़ना होगा तो वो कैब से छुड़वाते हैं आपके लोकेशन पर। तो अभी काफी शहर सेफ हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी। अब जैसे मैं बेंगलुरु शहर में गया था, बेंगलुरु काफी सेफ शहर मुझे लगा, लोग 1-1 बजे 1:30 बजे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, नथिंग इज गोइंग टू बी वरी। फार्माकोविजिलेंस सुकून की जॉब है, सुकून की है। ऑफिस में आपको बैठना है, डेटा भरना है, लैपटॉप पे काम है आपका, 9 to 5 काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फील्ड वर्क में भी कभी कभी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल से। नाइट शिफ्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सब कंपनी क्या करते हैं फार्माकोविजिलेंस एक डिपार्टमेंट है जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद एक्टिव हो जाता है फेज 4। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट भी एम्स के साथ मिलकर काम कर रही है। तो जितना जल्दी डेटा, क्योंकि ये जो आईटी कंपनी का अगर डेटा, इनको काम डेलीगेट कर दिया गया है, इन्होंने आपको रिक्रूट इसे लेके आया है कि डेटा जो जल्दी, जितना जल्दी कंपनी डेटा रिपोर्ट करेगी उसको उतने पैसे बनते हैं, तो ये डे नाइट शिफ्ट में दोनों में काम कराते हैं। जहां से जैसे डेटा है लपक लो डेटा को, बिल्कुल, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है इनके लिए। बट इसका कोर्स कराते हैं और प्लेसमेंट 100% बोलते हैं, तो क्या करें? देखिए, फार्माकोविजिलेंस में ट्रेनिंग लेके, कोर्स लेके बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। एम फार्मा करके जाना भी बहुत फायदेमंद नहीं होगा, बी फार्मा के बाद चले जाए, दैट इज बेटर ऑप्शन। लेकिन सब लोग बी फार्मा करके घुसेंगे, सब एम फार्मा करके घुसेंगे, तो सब में फर्क क्या होगा? तो जब आप एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तब आप कोई कोर्स सर्टिफिकेशन कर लीजिए, ताकि आप औरों की तुलना में एडवांटेजेस रहे, आपका प्रमोशन होता रहे, वहां ज्यादा फायदेमंद होता है। घुसने के लिए फार्माकोविजिलेंस में आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बेसिक फार्माकोविजिलेंस है क्या, कैसे इसकी रिपोर्टिंग होती है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्या है, क्या एडीआर मॉनिटरिंग होती है, कैसे दवा की डिस्कवरी होती है, यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें यूज होते हैं। और अगर गलती से कोई आपका कलीग, नोन जानने वाला मिल गया, उससे डायरेक्टली बात कर लीजिए कि भाई वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या करना होता है, वो सब आपको जब आपने बता दिया, इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया, तो वो उनको और क्या चाहिए, सिलेक्शन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नहीं नहीं, ये जो क्लासेस ज्वाइन कराने वाला चक्कर है, ये सब कमाने का पैसा है, मामला है। ये दूसरे प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूशन वाले हैं, करते हैं, और कुछ कंपनी को बोल भी देते हैं कैसे कैंडिडेट को मत लो, हमारे क्या वाया हमारे आएंगे, तो फिर ऐसे से वो सब आजकल सब ना, सब पैसे पैसे का खेल हो गया है, बिल्कुल। बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू गो फॉर एनी कोर्स और ट्रेनिंग, इन माई नॉलेज।
इन इंडिया देयर इज एनी स्कोप फॉर फार्म डी? बिल्कुल, फार्म डी करिए आप, स्कोप है, बिल्कुल क्यों नहीं है। लेकिन अभी ट्रेंडिंग फील्ड है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सो मेरा सजेशन होगा इट्स बेटर टू स्किप दैट। अभी 2-3 साल स्किप करिए इसको, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि कुछ सरकारों ने फैसले लिए हैं कि जो फार्म डी हैं वो लोग डीआई का एग्जाम दे पाएंगे। गवर्नमेंट डीआई के लिए एलिजिबल उनको दे दिया है, जैसे उड़ीसा का था, अभी मैंने देखा उसमें साफ लिखा हुआ था फार्म डी इज एलिजिबल। कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे आर सपोर्टिंग फार्म डी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल न्यूट्रलाइज है, एकदम कोई सपोर्ट नहीं अभी बहुत ज्यादा है। तो माई सजेशन एज अ मेंटर वुड बी प्लीज स्किप फॉर 2 to 3 years एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल अनीशा जी, ये बिजनेस मॉडल हो गया है आजकल। कंसल्टेंसी वाला काम आप देखते होंगे, डायरेक्ट जॉब लेने जाओ तो नहीं देते हैं, गेट पे सीवी नहीं जमा करेंगे, वो जमा नहीं करेंगे, भैया जाओ कंसल्टेंसी वाले के थ्रू आओ। सब मॉडल हो गया, बट एनी हाउ वी नीड टू मैनेज। अभी मॉडल 100% नहीं आया है। अभी फार्माकोविजिलेंस में देखिए ये पूल ड्राइव करवाते रहते हैं, जैसे ये आपका विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, क्विंटाइल्स हो गई, E4E सोल्यूशन हो गए, ये सब मेजर कंपनीज है जो फार्माकोविजिलेंस में है। एक्सेंचर काम कर रही है। तो ये सब अलग अलग कंपनीज हैं जो है, अभी ले ऑफ भी काफी किया है एक्सेंचर ने। तो आप जा सकते हो, अभी पॉसिबल है, क्योंकि मैं जहां भी पढ़ाता हूँ वहां से कुछ बच्चे फार्माकोविजिलेंस में जाते रहते हैं। 2-4 बच्चों का मेरे से भी बात होके हुआ है उनका भी। बट हुआ क्या है कि प्राइवेट जॉब में, जैसे मान लो मेरे जो सीनियर है, मेरे जूनियर है, मेरे जो कलीग हैं, यही तो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो अब जब कलीग क्या भेजो, तो उनके भी उस इंडस्ट्री में जूनियर सीनियर हैं, तो उनके भी 4 रेफरेंस आ रखे हैं, तो वहां भी जूनियरिटी सीनियरिटी चलती है। तो कभी तुक्का लग जाता है, कभी तुक्का नहीं लगता है। तो रेफरेंस पे सारा हो गया प्राइवेट में नौकरी। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए। नॉट एवरी कंपनी हैज दिस मॉडल अनीशा जी, हर कंपनी का मॉडल नहीं है। आप जहां पर कोर्स की बात करें वो कोई इंस्टीट्यूट है, आप विप्रो में, टीसीएस में, क्विंटाइल्स में डायरेक्टली अप्लाई करिए, उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई करिए और उनको मेल करिए, हो जाएगा। हो सकता है 2-4 महीने बाद कॉल आए, बट आ जाएगा, इट विल बी देयर। ठीक है, चलिए फिर। मेरे ख्याल से मैंने काफी सवाल का जवाब दे दिया। सो ये फ्रूटफुल सेशन रहा आप सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए। जिनका एग्जाम पास है अपने प्रिपरेशन पे फेथ रखिए। जो भी पढ़ा है, अब देखिए जो मैंने आपको बोला था ना, शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट, अब उसका टाइम आ गया है असली यूज करने का। अब जिन्होंने नहीं शॉर्ट नोट बनाया होगा ना, वो अब रोएंगे, अब परेशान होंगे वो, हाय तौबा मचेगा, क्योंकि उन्होंने वहां कोचिंग से भी पढ़ा है, वहां से भी पढ़ा है, वहां से भी पढ़ा है, वहां से भी पढ़ा है, सब रायता फैल गया होगा, अब अपना कपार फोड़ रहे होंगे। तो जिन्होंने शॉर्ट नोट बनाया होगा वो मस्त होंगे, चिल होंगे एकदम। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिवीजन जल्दी हो जाता है। 50 पन्ने, 100 पन्ने, 150 पन्ने में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर डालते हो, आपका मोरल बूस्ट होता है। और एग्जाम इज, अब नॉलेज का चेकिंग नहीं हो गया, अब ये साइकोलॉजिकल गेम हो गया, कितने मेंटली स्टेबल हो आप। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू वंस अगेन।